माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चे, आज जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो हम पार्ट 1 से पढ़ने के लिए जा रहे हैं। देखिए, पार्ट 1 से पढ़ने के लिए जा रहे हैं। क्या पढ़ेंगे बच्चे? भाषा, लिपि और व्याकरण। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा शुरुआत से ही थोड़ा हम पढ़ते हैं और आप ध्यान से इसे सुनिए। देखिए बच्चों, प्राचीन काल में जब भाषा का विकास नहीं हुआ था तब लोग संकेतों के माध्यम से अपना काम चलाया करते थे। संकेत मतलब इशारा। तब लोग संकेतों के माध्यम से अपना काम चलाया करते थे, परंतु हर बात इशारों या संकेतों के माध्यम से कहना तथा समझना असंभव था। आप हर बात को इशारों से ही बात करेंगे तो मुश्किल वाली बात है। परंतु हर बात इशारों या संकेतों के माध्यम से कहना तथा समझना असंभव था। आवश्यकता को देखते हुए लोगों ने, मतलब जैसे जैसे हमारे सामने ज़रूरत आते गई, आवश्यकता आते गई, तो देखिए आवश्यकता को देखते हुए लोगों ने चट्टानों, पत्थरों तथा दीवारों पर संकेत या चिन्ह बनाने का काम शुरू कर दिया। ठीक है, समूहों की भिन्नता के कारण जितने भी समूह थे, समझ में आ रहा है? समूहों की भिन्नता के कारण जितने भी समूह थे उनके अलग अलग संकेत चिन्ह बन गए। जैसे जैसे लोग सभ्य होते गए उन्हें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार भाषा की आवश्यकता महसूस हुई। जैसे जैसे लोग काबिल होते गए, जैसे जैसे लोग सभ्य होते गए, वैसे वैसे सभी को अपनी आवश्यकता के अनुसार भाषा की आवश्यकता महसूस होने लगी। परिणाम स्वरूप भाषा का आविष्कार और विकास हुआ। उसका हल यही निकला कि उसका विकास हुआ। किसका विकास हुआ? भाषा का। अब देखिए, परिवर्तन संसार में होता ही रहता है। परिवर्तन तो होता ही है ना। आज आप कुछ हैं, कल आप इससे भी ज़्यादा आप एडवांस हो जाइएगा। धीरे धीरे सब कुछ अलग अलग होते जाता है। परिणाम स्वरूप भाषा का आविष्कार और विकास हुआ। परिवर्तन तो संसार में होता ही रहता है। इसी तरह भाषा में भी बार बार परिवर्तन होता रहा। सैकड़ों वर्षों के अथक परिश्रम के बाद भाषा का निश्चित स्वरूप बना। उसका बहुत ही मेहनत करने के बाद भाषा का एक निश्चित स्वरूप बना। मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करते हैं, परंतु उनकी भाषा हमारी भाषा से अलग है। वे विभिन्न प्रकार की आवाज़ निकालकर संकेतों के माध्यम से अपने भाव अभिव्यक्त करते हैं, परंतु केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो भाषा के माध्यम से अपने विचार अभिव्यक्त तथा ग्रहण करता है। ठीक है ना। देखिए, पशु पक्षी जो है सो उसकी जो अपनी बोली होती है, उस बोली से वो अपना काम निकाल लेता है। उस अपने इशारा भी व्यक्त कर लेता है। वो आपको उसकी बोली समझ में नहीं, बहुत अलग टाइप से होता है। जैसे कुत्ते भौंकते हैं, कोयल कुक कुक करके बोलती है। सभी की अपनी अपनी बोली है, तो वो लोग आपस में अपना काम निकाल लेते हैं उस ढंग से। लेकिन मनुष्य ऐसा प्राणी है जो भाषा के माध्यम से अपने विचार अभिव्यक्त तथा ग्रहण करता है। ठीक है, हम सब आपस में भाषा के माध्यम से बातें करते हैं। हम अपनी बातों को लिख भी सकते हैं। बोलने अथवा लिखने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। देखिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों अथवा विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। दूसरों के भावों और अथवा विचारों को समझते हैं।
भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों अथवा विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरे के भावों अथवा विचारों को समझते हैं। इसी को हम भाषा कहते हैं। आपके मन में क्या है, आपके मन में क्या चल रहा है, या सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, वो हमसे क्या कहना चाहता है, या आप हमसे क्या कहना चाहते हैं, हम आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये कैसे आप समझिएगा? तो भाषा के द्वारा ही समझिएगा ना। जब तक हम आपके सामने अभिव्यक्त नहीं करेंगे बोल करके, तब तक आप कैसे समझेंगे? अपने आव भाव से बोलकर आपके सामने जब तक हम प्रस्तुत नहीं करेंगे, जब तक हम आपको कुछ बोलेंगे नहीं, तब तक आप कैसे समझेंगे कि हमें ये चाहिए, है ना? या आपको क्या चाहिए, जब तक आप नहीं अभिव्यक्त करेंगे, जब तक आप नहीं बोलेंगे, तो किसके द्वारा बोलेंगे? भाषा के द्वारा ही बोलेंगे ना। और देखिए, हम हिंदी में बातचीत करते हैं, ठीक है? एक एक लाइन को पढ़ते जाइए और समझते जाइए। हम हिंदी में बातचीत करते हैं। भारतीय संविधान में पहले 18 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, परंतु अब उनमें 4 और भाषाओं को जोड़ दिया गया है। इस प्रकार भारत में निम्नलिखित 22 भाषाएं संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसमें से निम्नलिखित 22 भाषाएं संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है, ठीक है? जैसे पहले नंबर पे है हिंदी, पहले नंबर पे है हिंदी, दूसरे नंबर पे है संस्कृत, तीसरे नंबर पे है उर्दू, 4 नंबर पे है बोडो, ठीक है? 5 में है असमिया, 6 में है बंगला, 7 में है डोगरी, और 8 में है कन्नड़, 9 में है गुजराती, 10 में है पंजाबी, 11 में है कश्मीरी, 12 में है कोंकणी, 13 में है नेपाली, 14 में संथाली, 15 में है उड़िया, 16 में है मैथिली, 17 में है मलयालम, 18 में है मणिपुरी, और 19 में है मराठी, और 20 में है सिंधी। अब देखिए, भाषा के भी विभिन्न रूप होते हैं। भाषा के भी बच्चे क्या होते हैं? विभिन्न रूप होते हैं। अब देखिए, पहला क्या है? मातृभाषा। पहला क्या है? मातृभाषा। मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ है माँ की भाषा, ठीक है ना? मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ है माँ की भाषा। बच्चा जिस प्रकार परिवार में जन्म लेता है, बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है, उस परिवार में बोली जाने वाली भाषा वह अपने आप सीख लेता है। बच्चा जिस भी परिवार में जन्म लेता है, मान लीजिए कोई बंगाली के घर में पैदा होता है, तो बंगाली भाषा अपने आप सीख लेता है, उसे सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई मैथिली परिवार में जन्म लेता है, तो उसे मैथिली भाषा अपने आप वो सीख लेता है। क्योंकि वो क्यों सीख लेता है, बताइए? क्यों वो सीख लेता है? उसे तो सिखाया नहीं जाता है, क्योंकि वो उसकी मातृभाषा है, वो उसकी माँ की भाषा है। जब से वो जन्म लेता है, तब से वो उसको सुनते रहता है, तो इसलिए उसको उस भाषा को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए, उस परिवार में बोली जाने वाली भाषा वह अपने आप सीख लेता है। जैसे वो बच्चा पंजाब में जन्म लेगा, वो पंजाबी, जो बच्चा पंजाब में जन्म लेगा वह पंजाबी, जो गुजरात में जन्म लेगा वो गुजराती, सभी अपने अपने भाषा को सीख लेते हैं। जो महाराष्ट्र में जन्म लेगा वो मराठी अधिक प्रयास किए बिना सीख लेता है। बिना कुछ अधिक प्रयास भी क्या करेगा, कुछ भी प्रयास नहीं करता है, अपने आप सीख लेता है। अब देखिए, दूसरा में है जनभाषा। जनभाषा के रूप में हिंदी दैनिक बोलचाल की भाषा है। जनभाषा के रूप में हिंदी दैनिक बोलचाल की भाषा है। हिंदी फिल्मों ने इस भाषा रूप को खूब निखारा है। आप देखिए, जितने सारे फिल्म हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी में ही देखना पसंद करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी में ही देखना पसंद करते हैं। कोई जल्दी इंग्लिश सिनेमा नहीं देखने जाता है, कोई जल्दी मराठी सिनेमा नहीं देखता है, सब ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी को देखना पसंद करता है। पर्यटन केंद्रों, तीर्थ स्थलों, ऐतिहासिक स्थानों तथा रेलवे प्लेटफार्मों पर जब विभिन्न प्रांतों के लोग मिलते हैं, तो बातचीत के लिए जनभाषा हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। मान लीजिए आप कहीं जाते हैं, या अभी हम यहाँ से मान लीजिए कहीं कोई गुजरात में गए या कहीं कोलकाता में गए, तो हम बंगाली भाषा तो नहीं बोलने लगेंगे। हम क्या बोलते हैं? हमेशा हिंदी ही बोलते हैं।
हिंदी बोल कर के ही लोगों को समझाते हैं। तो इसमें यही दिया, जब आप कोई तीर्थ स्थल में जाते हैं, जब आप कहीं ऐतिहासिक जगह पे जाते हैं, कोई रेलवे प्लेटफॉर्मों पर जाते हैं, तो क्या बोलते हैं? हिंदी ही बोलते हैं, उसकी भाषा तो नहीं बोलने लगते हैं। तो जन भाषा हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है। अब देखिए तीसरे नंबर पे है राजभाषा। जिस भाषा का प्रयोग सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में कार्य हेतु किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। जिन भाषा का प्रयोग सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में कार्य हेतु किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। राजभाषा के रूप में विभिन्न सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में पत्र व्यवहार अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी किया जाता है, लेकिन राजभाषा में ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में ही किया जाता है, जितना हमको पता है। कई संस्थानों में तो हिंदी में अनिवार्य रूप से काम करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। ठीक है, राजभाषा में ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी को ही बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब 4 नंबर पे है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जब आप एक दूसरे से संपर्क करते हैं तो उसकी भाषा बोल करके तो आप संपर्क नहीं करेंगे। मान लीजिए आप किसी गुजराती के पास खड़े हैं, तो आप गुजराती में तो नहीं बोलने लगेंगे, आप क्या बोलेंगे? हिंदी में ही उसे अपनी ओर खींचेंगे। संपर्क भाषा, संपर्क कैसे करेंगे? हिंदी में बोल करके करेंगे। मान लीजिए आप किसी बंगाली के पास खड़े हैं तो बंगाली बोलने लगेंगे नहीं ना, आप हिंदी में ही उससे संपर्क करेंगे। तो जैसे आप किसी के भी पास जाएंगे, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का देखिए, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके कारण राष्ट्रीय एकता के भाव को बढ़ावा मिला है। इसके कारण हिंदी भाषा के कारण राष्ट्रीय एकता के भाव को बढ़ावा मिला है। दक्षिण और उत्तर का आंशिक भेद मिटाकर हिंदी उन्हें एक दूसरे के निकट लाई है। जनसंचार माध्यमों पर दक्षिण भारत के निवासी भी हिंदी का प्रयोग करने में गौरव अनुभव करते हैं। हिंदी भाषा के द्वारा विभिन्न भाषियों के बीच में एक नए सद्भाव और सौहार्द के प्रसार की आशा की जा सकती है। जब हम किसी के साथ हिंदी में बात करते हैं तो उससे हमारी दोस्ती हो जाती है, वो मुझे समझते हैं, हम उन्हें समझते हैं। संपर्क इसी से बढ़ाया जाता है। हिंदी बोल करके हम उसके करीब जाते हैं या वो हमारे करीब आते हैं। वो इंग्लिश बोलते हैं तो हम इंग्लिश तो उसके सामने नहीं बोलने लगेंगे। मान लीजिए वो बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, फिर भी हम उसके सामने हिंदी बोलेंगे और उसे भी, सामने वाले भी हिंदी में अच्छी तरीके से समझ भी लेते हैं और संपर्क में भी आ जाते हैं। अब देखिए, भाषा के कितने रूप होते हैं? तो बच्चे, भाषा के 2 रूप होते हैं। ठीक है, भाषा के कितने रूप होते हैं? याद रखिएगा, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। अब देखिए, मौखिक में क्या है? मौखिक जो हम बोल करके प्रकट करते हैं अपने मन के विचार को। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, देखिए यहाँ पे है, अपने मन के विचार को बोलकर जो प्रकट करते हैं उसे ही हम मौखिक भाषा कहते हैं। अब देखिए, लिखित भाषा, अपने मन के विचार को जो लिख करके प्रकट करते हैं उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। मतलब मान लीजिए हमें क्या चाहिए, तो जो चीज़ हम सामने वाले को बोल करके, मुझे पानी पीना है, तो उसे समझ में आएगा ना कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, तो ये हम बोल करके अभिव्यक्त किए, तो इसे हम बोलते हैं मौखिक भाषा। मान लीजिए हमें किसी को लिख करके भेजना है, तो अभी हम उसे लिख करके भेजेंगे जो मुझे पानी पीना है, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, तो ये हो गया लिखित भाषा। तो आपको अच्छी तरीके से मौखिक भाषा के कितने रूप होते हैं बच्चे? तो देखिए, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। समझ में आ गया आपको? तो आज हम जो चर्चा विचार किए हैं वो हम किसके ऊपर किए हैं बच्चे? भाषा के ऊपर किए हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जब हम शुरू किए थे पाठ 1, तो पाठ 1 में 3 चीज़ है, भाषा, लिपि और व्याकरण। तो आज जो हम चर्चा विचार किए हैं, आज जिसके बारे में हम जानने की कोशिश किए हैं, वो हम भाषा के ऊपर किए हैं, और दूसरे दिन हम बात करेंगे लिपि और व्याकरण के ऊपर। ठीक है, तो चलिए, भाषा के बारे में भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। भाषा किसे कहते हैं? अपने मन के विचारों को, देखिए मैं आपको अच्छी तरीके से बता ही देती हूँ। हाँ, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा अपने मन के भावों, मेरे मन में जो भाव है, मेरे मन में जो विचार है, विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरे के, और
फिर भी दूसरों को पहुंचाते हैं और दूसरे के भी भावों अथवा विचारों को समझते हैं, उसे ही हम भाषा कहते हैं। तो आज जो हम चर्चा विचार किए बच्चे, तो हम किसके ऊपर किए? भाषा के ऊपर। पाठ 1 में 3 चीज़ आ रही है, भाषा, लिपि और व्याकरण। तो लिपि और व्याकरण बच्चे हम दूसरे दिन करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।